हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो बच्चों बोर्स का एटॉमिक मॉडल यहाँ पे पहले समझ लीजिए। मैंने डायग्राम से समझाया हुआ है कि इन सबको भी हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये बात तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पर है पहले से ही पता थी कि भाई एटम न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो यहाँ पर देखिए आप, ये न्यूक्लियस बनाया हुआ है और ये सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। इसमें जो न्यूक्लियस के जस्ट पास वाली ऑर्बिट है, पाथ है, उसको बोलते हैं के शेल, यानी फर्स्ट शेल जो न्यूक्लियस के पास वाली है वो फर्स्ट शेल है। उसके बाद सेकंड, नेक्स्ट, थर्ड, नेक्स्ट, फोर्थ, मतलब न्यूक्लियस से दूर वाली, इनको ऑर्बिट या शेल कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं। ऑर्बिट और एनर्जी लेवल और शेल। बोर्स, अकॉर्डिंग टू बोर्स, जो इलेक्ट्रॉन है वो इन्हीं ऑर्बिट्स में, एनर्जी लेवल्स में या शेल्स में चक्कर लगाते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस के फर्स्ट एकदम पास वाली है उसकी एनर्जी कम होती है, और जो न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर होती जाएगी ऑर्बिट, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि जब तक के इलेक्ट्रॉन इसमें घूमता है तब तक ना वो एनर्जी गेन करता है और ना एनर्जी लॉस करता है। अगर वो इस ऑर्बिट से इसमें जाएगा या इस ऑर्बिट से इसमें जाएगा तब उसमें एनर्जी, अगर लोअर से हायर में गया, ये लोअर है ये हायर है, अभी आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ये ऊपर दिख रही है नीचे दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोअर ये हायर हो गए। लोअर से हायर एनर्जी लेवल का मतलब हुआ, लोअर एनर्जी लेवल कौन सा हुआ, जो न्यूक्लियस के पास में है, और हायर एनर्जी लेवल कौन सा हुआ, जो न्यूक्लियस से दूर में है। तो लोअर से अगर हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में जाए। अगर हायर से लोअर एनर्जी लेवल में आया तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करके लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। यही सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिख करके समझाए हैं, इनको आपको अपने नोट्स में लिख लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ। रदरफोर्ड ने क्या बता दिया था कि चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, लेकिन उनका थ्योरी फेल हो गया था। ठीक है, वो बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बोर्स ने क्या उसमें चेंज कर दिया। बोर्ड ने ये बताया इलेक्ट्रॉन तो सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, लेकिन जहां मर्जी वहां नहीं घूमते हैं। केवल फिक्स कुछ ही सर्कुलर पाथ अवेलेबल होते हैं जहां पर कि इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, यानी ऑल सर्कुलर पाथ्स आर नॉट द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे कि ये समझ लो कि ये एक न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के बाहर हम चलेंगे तो इस पॉइंट पर भी एक गोला बन सकता है, और उसको भी हम कह सकते हैं ये भी इलेक्ट्रॉन का पाथ। इस पॉइंट पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने पॉइंट बनते हैं, हर पॉइंट पे गोला आप बना सकते हो, खींच सकते हो। ठीक है, लेकिन बोर्स का कहना क्या था कि हर सर्कुलर पाथ इज नॉट द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑर्बिट नहीं है, हर सर्कुलर पाथ ऑर्बिट नहीं है। क्यों नहीं है उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन सेलेक्टेड सर्कुलर ऑर्बिट्स। These orbits are associated with definite energy. डेफिनेट एनर्जी की कुछ ऑर्बिट्स होती हैं, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। ठीक, उनमें वो फिक्स एनर्जी की होती हैं। These are associated with some energy and are called as energy shells और energy levels. इनको एनर्जी शेल्स भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं, और शेल भी कह सकते हैं। शेल, एनर्जी लेवल या ऑर्बिट। ये देखिए जो सर्कुलर पाथ है इनका नाम क्या बताया, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल या एनर्जी शेल। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा एक्स्ट्रा अपने मन से बता रही हूँ, इसको ध्यान रखिए। बोर्स का एटॉमिक मॉडल नहीं है ये, पर आगे इन शब्दों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं अभी बता रही हूँ। इसमें जो सबसे बाहर की शेल होती है उसको आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, और उस आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें बहुत जरूरी होता है केमिकल प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट करने के लिए। इमीडिएट बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता होना चाहिए, तभी हम केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा इनर शेल है, यानी आउटर मोस्ट के अंदर वाली जितनी भी शेल है वो इनर शेल है। आउटर मोस्ट शेल ये है, चारों तरफ से देखो, इधर से देखोगे तो ये है ऐसे करके। ठीक है, ये सब इनर शेल्स हैं।
इनर शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। इंटरवेनिंग मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, उनको क्या कहेंगे? इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये टर्म आपके बार बार यूज होंगे। ये बोर्ड्स के, ऐसा नहीं कि बोर्ड्स मॉडल है तो ये सारे टर्म्स बोर्ड्स ने ही दिए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हम आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं। बोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल ये है कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं और इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में ही घूमेंगे। वो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ की एक फिक्स एनर्जी होती है, ठीक है। और दीज आर नंबर्ड एज 1, 2, 3, 4 एंड so on, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। एंड डेजिग्नेटेड एज KLMN, यानी जो सर्कुलर पाथ होते हैं उनको हम नंबर दे देते हैं। जैसे आपके सड़कें हैं ना, अपना ये सामने से हाईवे निकल रहा है, इसको NH1 बोलते हो, है ना। तो वैसे ही कहीं कहीं पर रोड के नाम दिए जाते हैं, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर पाथ का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर पाथ का नाम ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे घूम रहा है तो उसका नाम 1, या के इस पाथ पे घूम रहा है तो इसका नाम 2 या L, इधर घूम रहा है तो 3rd या M, इधर घूम रहा है तो 4 एंड so on। और आगे चलते चले जाएंगे तो पाथ का नाम KLMNOP ऐसे करके आपके बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो देख लो और बहुत अच्छे समझ लो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ऑर्बिट विद n इक्वल टू 1 इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट पजेस लीस्ट एनर्जी, ठीक है। यानी ऑर्बिट n इक्वल टू 1, ये n का मतलब ये हुआ, n का मतलब ये वाला न्यूट्रॉन नहीं है। यहाँ पे n इक्वल टू 1 का मतलब है ऑर्बिट का नंबर को हम n से भी डिनोट करते हैं। मतलब ये फर्स्ट नंबर की ऑर्बिट है तो कहेंगे कि n की वैल्यू 1 है। ये वाला नहीं है, यहाँ पे तो हमने ये न्यूट्रॉन को डिनोट करने के लिए लिखा है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, समझ लीजिए ध्यान से। यहाँ पे ऑर्बिट की वैल्यू, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट है तो हम कहेंगे n की वैल्यू 1 है, 2 है तो हम कहेंगे n की वैल्यू 2 है। अगर थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है या एम शेल में कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एम शेल में घूम रहा है, एम शेल का मतलब एम शेल के लिए n की वैल्यू 3 है। ये n की वैल्यू कहाँ से आई? ये क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये हम अभी बाद में आपको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर n वैल्यू से मतलब है ऑर्बिट किस नंबर के, मतलब इलेक्ट्रॉन किस नंबर की ऑर्बिट में है। तो न्यूक्लियस के जो जस्ट पहले, न्यूक्लियस से आप बाहर निकले और जो पहली ऑर्बिट मिले वो ऑर्बिट है फर्स्ट ऑर्बिट। फिर उसके और आगे चलेंगे तो ऐसे बढ़ते चलाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने दो न्यूक्लियस से जाते जाएंगे। तो ये क्या कह रहा है कि ऑर्बिट विद n इक्वल टू 1 इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट पसेस लीस्ट एनर्जी, यानी ये न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट है और सबसे कम एनर्जी की यही ऑर्बिट है, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी की सबसे कम एनर्जी होगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे एनर्जी कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसके कंट्रोल में बैठा है? न्यूक्लियस के कंट्रोल में बैठा है। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को बांधे तो चुपचाप बैठा है। जैसे टीचर क्लास में होता है और आप चुपचाप बैठते हो, जैसे जैसे टीचर दूर गया, यानी या आप टीचर से जैसे जैसे दूर गए तो आपका हल्ला गुल्ला, शैतानी, बदमाशी बढ़ती जाती है। बिल्कुल वैसे इलेक्ट्रॉन का भी हाल होता है कि न्यूक्लियस के पास है ये तो सबसे कम एनर्जी है, फिर जैसे न्यूक्लियस से और दूर जाएगा तो एनर्जी और बढ़ जाएगी, अगली शेल में और बढ़ जाएगी, यहाँ पे और बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दूर जाएगा, या हम कहें न्यूक्लियस से दूर वाली ऑर्बिट में जाएगा, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। देन क्या है? एज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीज, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर हो गया? और देन नेक्स्ट है ओनली दो सर्कुलर ऑर्बिट्स आर परमिटेड। ध्यान दीजिए ये वाला पॉइंट जो मैं अभी डिस्कस कर रही थी, केवल वही सर्कुलर ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए होल नंबर, यानी मल्टीपल ऑफ NH/2π, ठीक है। होल नंबर मल्टीपल ऑफ NH/2π। यहाँ पे n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, पर n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। 1, 2, 3 में कुछ भी हो सकती है। यानी कि मतलब क्या हुआ, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि न्यूक्लियस के बाहर तो हर पॉइंट पे हम आप एक सर्कल खींच सकते हो, तो हर पॉइंट पे बहुत सारे, मतलब हजारों करोड़ों, एटम तो बहुत छोटा सा होता है ना, हजारों करोड़ों सर्कुलर पाथ हो सकते हैं। तो वो हजारों करोड़ों सर्कुलर पाथ न्यूक्लियस के बाहर के जो गोल गोल हैं वो इलेक्ट्रॉन का पाथ नहीं है, केवल वही पाथ इलेक्ट्रॉन का है, यानी वही, उसी को हम शेल कहेंगे या ऑर्बिट कहेंगे या एनर्जी लेवल कहेंगे, जिसकी
एनर्जी यानी एंगुलर मोमेंटम या तो h/2 हो या फिर उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो। क्या लिखा है? ns/2 इज ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ ns/2 ns/2 का होल नंबर इंटीग्रल मल्टीपल हो, ठीक है। या तो h/2 हो या फिर h/2 इंटू 1 या h/2 इंटू 2 h/2 इंटू 3 h/2 इंटू 4 h/2 इंटू 5 ये हो, ठीक है। तो इसीलिए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ हो, यहाँ लिखा ना एनर्जी फिक्स्ड होती है, यहाँ कहीं लिखा था विद ईच सर्कुलर पाथ इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट एनर्जी। समझ गए? मतलब हर सर्कुलर पाथ की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, ऐसे नहीं है इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाकर के घूमने लग जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उसी पाथ में घूमेगा जिस पाथ की एनर्जी या एंगुलर मोमेंटम या तो h/2 हो या उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब जैसे अभी हमने बताया n की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू हो, तो वही सर्कुलर पाथ होंगे। जैसे एक गोला आप यहाँ भी बना सकते थे, कहीं भी बना सकते हो, मतलब सर्कुलर पाथ तो कहीं भी बन सकता है, एक पॉइंट आगे बढ़ेगी सर्कुलर पाथ, लेकिन हर पाथ इलेक्ट्रॉन का पाथ नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैंने लाइन जोड़ी थी रेड पेन से, इसको ध्यान से आप नोट्स पे 11th वाले बच्चे, 9th वाले ने 11th वाले यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि 11th में क्वेश्चन आता है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, इसको एक्सप्लेन करिए। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड है तो यही बात आपको बतानी है कि हाँ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड है, क्योंकि हर सर्कुलर पाथ पॉसिबल नहीं है, केवल वही सर्कुलर पाथ पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन के लिए जिसकी वैल्यू h/2 हो या फिर h/2 का वो इंटीग्रल मल्टीपल हो। इसका मतलब एनर्जी ऑफ, इसका मतलब क्या कह रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड, यानी एनर्जी का हो या एंगुलर मोमेंटम का हो, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर वो क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे गेन करेगा या लॉस करेगा, नेक्स्ट स्टेप पे उतना ही फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसका या तो यही है या फिर इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, तो क्वांटाइज्ड हो गई एनर्जी, ठीक है ना, ऐसे। द नेक्स्ट है as long as the electron remains in the orbit it does not lose or gain the energy। जब तक कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर रहता है ना तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है और ना ही लॉस करता है, जब तक कि अपने फिक्स पाथ में, जिस पाथ में वो है, जिस ऑर्बिट के अंदर है, वो घूम रहा है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, ठीक है। It does not lose or gain the energy, that is why the orbits are called as stationary orbit। ध्यान दीजिए, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जब तक ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है ना तो वो एनर्जी ले रहा है ना एनर्जी दे रहा है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट हैं उनको स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। ये एक टर्म है, व्हाट आर स्टेशनरी ऑर्बिट। तो या इलेक्ट्रॉन के पाथ को स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो जब घूम रहा है ना तो उस पाथ में वो एनर्जी लेता है ना तो उसका एनर्जी लॉस होता है ना गेन होता है, जब तक वो उस पाथ में घूम रहा है। उस पाथ से अगर डेविएट होगा, किसी दूसरे पाथ में जाएगा तो एनर्जी लेकर के और दे करके जाएगा, बट जो उसका फिक्स पाथ है उसमें घूम रहा है, उसमें कोई एनर्जी वो ना लॉस करता है ना गेन करता है, इसीलिए इसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं और इनको हम क्लोज्ड ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 9th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों कहते हैं, 9th के लिए क्वेश्चन हो गया। इनको क्लोज्ड ऑर्बिट क्यों कहते हैं, एक ही बात है, क्लोज्ड ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट एक ही बात है कि इलेक्ट्रॉन जब तक उसके अपने फिक्स पाथ में घूम रहा है ना वो एनर्जी लेगा और ना ही वो एनर्जी देगा, ना लॉस करेगा ना गेन करेगा, उसके अंदर एनर्जी का लॉस और गेन नहीं, क्योंकि ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, फिक्स एनर्जी पाथ होते हैं ना, तो फिक्स एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन जब तक उस पाथ पे रहेगा तब तक एनर्जी उसकी फिक्स रहेगी। देन व्हेन एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स सप्लाइड टू इलेक्ट्रॉन इट मे जंप टू सम हायर एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्बिंग डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन को कहीं बाहर से एनर्जी मिल रही है, किसी सोर्स से एनर्जी मिल रही है, तब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और एक निश्चित अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि आपने क्या पढ़ा, क्वांटाइज्ड एनर्जी है ना, हर एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड है, ठीक है ना। तो हर एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड है, तो इसके अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ पे अगर एनर्जी h/2 है तो यहाँ h/2 का डबल, क्योंकि फर्स्ट एनर्जी लेवल है तो इसकी वैल्यू हो गई h/2,
ये सेकंड एनर्जी लेवल है तो इसकी वैल्यू हो गई 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई। थर्ड एनर्जी लेवल की वैल्यू क्या हो गई 3 इंटू एच अपॉन 2 पाई। फोर्थ एनर्जी लेवल के में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू या ऑर्बिट की एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई 4 इंटू एच अपॉन 2 पाई। इसी को हम कहते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है क्योंकि हर एनर्जी लेवल की एनर्जी फिक्स है, और अगर इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल में आएगा तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। कितना करेगा, यहाँ पे इसकी एच अपॉन 2 पाई है और यहाँ आना है इसको 1 2 3 4 में आना, तो 4 इंटू एच अपॉन 2 पाई के बराबर मतलब एनर्जी को वो 4 टाइम्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तब वो यहाँ पर आ पाएगा, है ना। तो क्वांटाइज का मतलब आप समझ रहे होंगे यहाँ पे कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। देन यहाँ पर है स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों है, क्लोज्ड ऑर्बिट क्यों है, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट है व्हेन एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स सप्लाइड टू इलेक्ट्रॉन इट मे जंप टू सम हायर एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्बिंग डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ से देख रहे हो तो आपको दिखेगा कि ये लोअर एनर्जी लेवल है, ये हाई है क्योंकि ये नीचा ये ऊंचा दिख रहा है, और यहाँ से देख रहे हो तो ये लोअर ये हाई नहीं है, ये लोअर एनर्जी लेवल कहाँ गया, ये यहाँ से गोल गोल घूम रहा है, तो ये पूरा लोअर एनर्जी लेवल है, और ये हायर एनर्जी लेवल मतलब यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। अगर नीचे से देखोगे डायग्राम तो ध्यान दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। व्हेन नेक्स्ट पॉइंट देखिए ध्यान से, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, जब हायर से लोअर ऑर्बिट में आएगा इट इमिट्स द एनर्जी, तब ये एनर्जी को इमिट करेगा। कितनी एनर्जी इमिट करेगा, डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 मतलब जिस एनर्जी लेवल से आया है उसकी एनर्जी, और जिस एनर्जी लेवल से गया उसकी एनर्जी को कहेंगे E1, और जिसमें पहुंचा उसकी एनर्जी लेवल को कहेंगे E2। तो एनर्जी का लॉस या गेन कितना होगा, चाहे वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर में जाए या लोअर से हायर में जाए, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब कब करेगा, जब हायर से लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। कितनी एब्जॉर्ब करेगा, E2 माइनस E1 के बराबर। E2 माइनस E1 क्या है, E2 मतलब जिसमें गया वो एनर्जी लेवल का एनर्जी, और E1 मतलब जहाँ से गया उस एनर्जी लेवल का एनर्जी। तो E2 माइनस E1 के बराबर, यानी उसको हम डेल्टा ई बोलेंगे, उतनी यानी दोनों एनर्जी लेवल्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अगर हायर से लोअर में आया तब भी कितनी इमिट करेगा, तब भी E2 माइनस E1। हायर से लोअर में गया, यहाँ से यहाँ आया तो हम कहेंगे ये E1 है यहाँ पे एनर्जी, और यहाँ E2 है। अगर यहाँ से यहाँ गया तो हम कहेंगे ये E1 है और ये E2 है। जहाँ से चला वो एनर्जी E1 और जहाँ पहुँचा वो एनर्जी E2। यहाँ पे 11th के लिए न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और 9th को केवल इतना ही पढ़ना है बस, ठीक है, ये भी ज़्यादा ही है। एनर्जी का कैलकुलेशन, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक 1 इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 3 या n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 5, हाउ मच एनर्जी इट विल emit या हाउ मच एनर्जी इट विल absorb, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द एनर्जी emit या absorb। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर 11th में पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली बात हो गई। When an electron moves from higher orbit to lower orbit, it emits the energy delta equal to E2 minus E1 in the form of a photon, delta equal to E2 minus E1 that is h nu। और जब लोअर से हायर में जाएगा तो इसी सेंटेंस की तरह आप लिख सकते हो एक और सेंटेंस बना करके, तब वो एनर्जी क्या करेगा, यहाँ पे लिखा है बाय एब्जॉर्बिंग डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी कितनी होगी, वो भी इतनी होगी, डेल्टा इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल के कुछ लिमिटेशंस हैं, वो क्या है, तो देखिए ध्यान से। इट डज नॉट एक्सप्लेन्स द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में जो लाइन स्पेक्ट्रा होते हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। लाइन स्पेक्ट्रा क्या होते हैं आपको बाद में पढ़ना है, अभी तो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, इट डज नॉट एक्सप्लेन्स जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। अब जीमैन इफेक्ट क्या होता है, इसको याद रखने के लिए मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया है, आपका मेमोरी एड है ये, और ये भी मेमोरी एड है, ठीक है।
इट डज नॉट एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। यानी कमी क्या है, जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अब क्वेश्चन कभी कभी 1 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, A+ ग्रेड का अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है जीमैन इफेक्ट क्या होता है, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। तो जीमैन इफेक्ट क्या होता है, उसके लिए मैंने ये लिखा है आपको मेमोरी एड, ये M इसमें आ रहा है, देखिए जीमैन में M आ रहा है, MAN मैन, जीमैन, जीमैन इफेक्ट मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाला। और यहाँ पे देखो स्टार्क इफेक्ट है, तो यहाँ पर देखो M नहीं आ रहा है ना, तो M को यानी मैग्नेटिक फील्ड में जो इफेक्ट होता है उसको हमने M से जोड़ लिया, ठीक, तो आपको याद रहेगा। अब समझ लो कि होता क्या है, जीमैन इफेक्ट स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम जीमैन इफेक्ट कहते हैं। और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उनको हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो 1 मार्क के लिए बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, बहुत लेकिन है इम्पोर्टेंट, जीमैन इफेक्ट भी और स्टार्क इफेक्ट, ठीक। देन नेक्स्ट, तो इसको आप नोट कर लीजिए, व्हाट इज जीमैन इफेक्ट, व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट। देन नेक्स्ट है नोट ए 3 डायमेंशनल मॉडल, मतलब ये जो बोर्ड का मॉडल है वो 3 डायमेंशनल नहीं है, आप सिंपल ऐसे पेपर पे बनाते थे 2 डायमेंशन में है। देन नेक्स्ट है इट डज नॉट इंडिकेट्स अबाउट शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में कुछ इंडिकेट नहीं करता है। एंड देन नेक्स्ट है इट डज नॉट एक्सप्लेन डी ब्रोगली इक्वेशन एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रोगली इक्वेशन और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं करता। ये दोनों चीजें हम अभी इसके बाद पढ़ेंगे, इस मॉडल के बाद। अब देखिए वो जो हम आपसे कह रहे थे कि एनर्जी n=1 से किसी हायर एनर्जी में गई तो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कितनी इमिट करेगा। 11th के लिए यहाँ से न्यूमेरिकल आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, A+ ग्रेड का, मतलब मोस्टली आता ही है 3 मार्क्स में ये न्यूमेरिकल, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में, तो उसको ध्यान देते हुए आप यहाँ से न्यूमेरिकल लगाना भी सीख लेंगे। तो ये है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला, फार्मूला यूज करके हम nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कितनी एनर्जी होती है, AN = 4π² me⁴n²h², ये होती है एनर्जी के लिए फॉर्मूला। और ये फॉर कंपटीशन है आपके लिए यहाँ पे। और एक समझिए है क्या क्या, पाई की तो वैल्यू रखी जाती है 3.14, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड h प्लैंक्स कांस्टेंट है, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है 6.626 × 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, ये आपको याद होनी चाहिए प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट, और ये इसकी वैल्यू भी। तो H = प्लैंक्स कांस्टेंट एंड E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, ठीक। ये जो इक्वेशन है ये फॉर्मूला है, आपको अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है, बट अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन में ये फॉर्मूला आता है ऐसे ही कि क्या है फॉर्मूला, ऐसे करके पूछा जा सकता है। और यहाँ आपके लिए अभी क्या है, यहाँ ये सब की वैल्यू प्लेस कर देते हैं, जब पाई की वैल्यू रख दी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया, H रख दिया, N रख दिया, N नहीं रखा, बाकी सब ये सारे जो कांस्टेंट है वो रख दिए, जब सारे कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है, कैलकुलेट करने पर ये आ जाती है। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आप इस फॉर्मूले से करेंगे। अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है, मैंने A+ ग्रेड लिख रखा है, A+ ग्रेड ये अभी आपके लिए 11th के लिए। और क्या ध्यान देना है आपको, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जंप करके गया तो कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की या इलेक्ट्रॉन की इस एनर्जी में। सपोज हम कह रहे हैं 4th एनर्जी लेवल में कितनी एनर्जी है, तो 4th एनर्जी लेवल की एनर्जी यहाँ पे n = 4 से रख देंगे, आप निकाल लेंगे। बट क्वेश्चन में ध्यान देना, आपसे एनर्जी किस यूनिट में पूछी गई है, जूल पर एटम। अगर एटम की एनर्जी पूछी गई है तो जूल पर एटम ये रहा, कभी कभी जूल पर मोल पूछी जाती है, तो इसी में अगर आप एक मोल का मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल मतलब 6.022 × 10⁻23 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जूल पर एटम में भी आता है क्वेश्चन और जूल पर मोल में भी पूछा जाता है।
आप क्वेश्चन में देखिए कि आपसे क्या पूछा गया, जूल पर एटम पूछा गया तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, सिंपल है, n की वैल्यू बस रख देना है। जूल पर मोल पूछा गया है तो आप ये फॉर्मूला लगाइए। फोर्थ एनर्जी लेवल में कितना है, फिफ्थ में कितना है, तो इतना। और अगर डिफरेंस पूछा गया तो डिफरेंस पूछे जाने के लिए डेल्टा ई इक्वल टू ये आ जाएगा और ब्रैकेट में 1/n2 माइनस 1/n1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना लेंगे आप। मतलब इसकी एनर्जी E2 मतलब जो भी है और E1 जो भी है, यहाँ N1 N2 रखेंगे और जब N2 N1 को घटाएंगे तो ये कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में इधर बच जाएगा 1/n2 माइनस 1/n1 स्क्वायर, और ये संख्या बाहर आ जाएगी ब्रैकेट के। तो इस तरह से आप यहाँ पे एनर्जी का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ए प्लस ग्रेड की मैं बताना भूल गई, आप क्वेश्चन नोट करिए। माइनस साइन क्वेश्चन आता है कि जब हम एनर्जी का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फॉर्मूले में माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या है। तो माइनस साइन का सिग्निफिकेंस ये है कि माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज इन द इफेक्ट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स का इफेक्ट है, यानी उससे बंधा हुआ है वो। जब तक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है और न्यूक्लियस से बंधा हुआ है तब तक उसकी जो एनर्जी की वैल्यू आएगी, वो किसी भी ऑर्बिट में हो, चाहे फर्स्ट में हो चाहे लास्ट में हो, उसकी एनर्जी की जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। इसका मतलब उस समय तक वो अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑफ द न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में है। इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकलेगा, आयनाइज हो जाएगा, उस समय उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। यानी नेगेटिव सिग्निफिकेंस, नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, ये इंडिकेट ये करता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, यानी कि एटम के अंदर है, यानी इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये माइनस साइन का सिग्निफिकेंस फॉर्मूले में क्या है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज द रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग फार्मूला। कभी कभी 1 मार्क में से ऐसे पूछ दिया जाता है कि फार्मूला बताइए बोर्स रेडियस कैलकुलेट करने का। मैंने रेडियस लिखा है, यहाँ पे एक और शब्द जोड़ लीजिए, बोर्स रेडियस। बोर्स रेडियस मतलब ये बोर्स ने सजेस्ट किया था तो वो बोर्स रेडियस हो गई है। तो बोर्स रेडियस कहें या रेडियस कहें एक ही बात होती है, आप समझ जाइए कि किसी ऑर्बिट की रेडियस निकालने के लिए बोर्स नाम नहीं लिखा हो तो भी रेडियस बताई गई, पूछी गई, तो जरूरी उसमें बोर्स ही लिखा हो तभी रेडियस पूछी गई तो आप निकालेंगे नहीं। रेडियस पूछा है या बोर्स रेडियस पूछा गया कि इस ऑर्बिट की कितनी रेडियस होगी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे Rn इक्वल टू 0.529 इंटू n है ना, थोड़ा सा n स्क्वायर है, यहाँ पर मैंने n स्क्वायर लिखना भूल गई बेटा, थोड़ा लिख लीजिए। हाँ, तो Rn इक्वल टू है 0.529 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में आएगी मतलब ये, तो यहाँ पर कर लो, हाँ एंगस्ट्रॉम बना रहने दो, इंटू n स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आपका ये काय में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। यहाँ पे n की जगह क्या रख दोगे, 1 2 3 जो भी जिसकी रेडियस आप निकाल रहे हो, फर्स्ट की निकाल रहे हो, सेकंड की निकाल रहे हो, किसकी निकाल रहे हो, उसी के लिए यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया ए प्लस ग्रेड का, बोर्स रेडियस निकालने वाला आपके लिए। ठीक है, 1 मार्क के लिए। और ये क्वेश्चन है आपके लिए, अभी के लिए बिल्कुल नहीं है, और अभी तो कोविड चल रहा है तो बहुत सारा सिलेबस डिलीट हुआ तो और नहीं है। तो ये है, अगर आप कोई कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तब के लिए ये चीज़, ये मैंने लिखा ही इसलिए क्योंकि इसी से इसका डेरिवेशन हुआ है, इसी से ये बना है, मतलब इसका वैल्यू सबकी रख दी तो ये आ गया, और इसमें अगर आपने कर दिया क्या, मोल का मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रो नंबर का, तो ये फॉर्मूला आ गया, इससे ये डिराइव हुआ, इससे ये डिराइव हुआ। यहाँ पे ध्यान देना है, क्वेश्चन अगर आपसे जूल पर एटम पूछा गया है एनर्जी तो ये फॉर्मूला से सॉल्व कर लोगे, और जूल पर मोल पूछा गया तो इस फॉर्मूले से कर लोगे। लेकिन अगर आपने जूल पर मोल पूछा गया और जूल पर एटम से सॉल्व कर ली तो कोई बात नहीं,
इसी में क्या करना है, एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक, डायरेक्ट ये रखोगे तो कैलकुलेशन कम हो जाएगा एक स्टेप का, बस इतना सा अंतर है। तो डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ इस दोनों में क्वेश्चन के मामले में आपको एकदम क्लियर रहना है। ठीक है, तो ये आप अगर कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तब के लिए है, अदरवाइज यहाँ पे अपने अपना दिमाग नहीं चलाना है, सिंपल सा है। कभी कभी पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि बोर्स मॉडल इज ऑल्सो एप्लीकेबल, इनमें से किस आयन पे बोर्स मॉडल एप्लीकेबल होगा, किन पे नहीं होगा। बोर्स मॉडल हाइड्रोजन लाइक के जो भी आयन होंगे, मतलब हाइड्रोजन जैसे जैसे हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, उस तरीके के होंगे तो उन पे लागू होता है। तो जैसे कि हीलियम लाइक आयन He+, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, He+ में भी एक इलेक्ट्रॉन है। Li2+ है, Li2+ में भी हाइड्रोजन की तरह एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इन दोनों ऐसे कोई भी आयन होंगे उन पे लागू हो जाएगा जिनका हाइड्रोजन लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर। तो विच आर लाइक हाइड्रोजन एटम, फॉर दीज एटम्स इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ये इसको हमने माना है इक्वेशन फर्स्ट, मतलब ये इक्वेशन अगर इन वाले एटम्स के लिए क्या हो जाएगी, En इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻16/n² और इंटू Z² और जुड़ गया। यहाँ पे हाइड्रोजन का Z इक्वल टू 1 था, तो Z इक्वल टू 1 था तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इन वालों के लिए Z² एक इतना और जुड़ गया इसी फॉर्मूले में। Z मतलब इनका एटॉमिक नंबर, अगर हीलियम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर, लिथियम के लिए तो लिथियम का एटॉमिक नंबर। ऐसे कैलकुलेशन तो नहीं आता है, सिंपली ऐसे फॉर्मूले में पूछा जाता है। और कभी जूल पर एटम में पूछा गया तो आपका आंसर हुआ ये, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पूछा गया तो आंसर हुआ ये। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल पूछा गया तो यहीं पे आप इनटू एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। जूल पर एटम पर मोल पूछा गया तो यहीं पे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कॉम्पिटिटिव पर्पज से है, ये आपका सिंपल ऐसे ही तैयारी के लिए है, 11th की तैयारी के लिए ये सब आपको तैयार करना है।